हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। अपनी पिछली वीडियो में हमने हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ली थी। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी अगर आपने नहीं देखी है वीडियो या नहीं पता तो आप यहाँ देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अगर ये हमारा बोर्ड का प्लेन है और इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अगर एक कॉइल रखी हुई है, सपोज ये एक कॉइल है, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई, और इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो इसकी वजह से यहाँ पर इसकी एक्सिस के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। सपोज हम x डिस्टेंस पे देख रहे हैं इसके सेंटर से, और जो इसकी रेडियस है वो स्मॉल a है, तो तब जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, जहाँ x डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। हमने साथ साथ ये भी देखा था कि अगर हम x और b के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, y एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ले लें, x एक्सिस पे हम x ले लें, तो इनका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर ग्राफ ऊपर से कॉन्वेक्स शेप में है और यहाँ से आते आते में कॉनकेव शेप में हो जाता है। तो बीच में काफ़ी लंबी डिस्टेंस ऐसी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली चेंज होता है। यहाँ से लेकर सपोज यहाँ तक यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। तो बीच इसके जो बीचों बीच का जो पॉइंट है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पर कोई कर्व जो है, ग्राफ जो है, वो कॉन्वेक्स शेप से, यहाँ से यहाँ तक देखो कॉन्वेक्स शेप है और फिर उसके आगे कॉनकेव शेप में आ रहा है। यानी कि शेप चेंज कर रहा है, कॉनकेव से कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स से कॉनकेव। और हमें इसी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हमें ध्यान रखना होता है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पे मिलता है। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो मिलता है, हमने वीडियो में डेरिव किया था कि x इजिकल टू a/2 डिस्टेंस पे मिलता है। यहाँ पे भी x इजिकल टू a/2 और इधर हम देखें तो x इजिकल टू माइनस के a/2। यानी कि अगर हम इस सर्कुलर कॉइल को देखें तो इससे a/2 डिस्टेंस, जहाँ a इसकी रेडियस है, a/2 डिस्टेंस या तो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है, यूनिफॉर्मली चेंज होता है। तो इसी का हम यूज़ करके हम दो कॉइल लेंगे, और जब हम दो कॉइल को एक साथ यूज़ करेंगे, सपोज एक ये कॉइल तो थी, एक इसी के पास में हमने दूसरी कॉइल सेम तरीके की, सेम रेडियस की और सेम नंबर ऑफ टर्न्स की हमने ये वाली यूज़ कर ली है। तो देयर आर टू कॉइल्स, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है आई, दोनों में सेम नंबर ऑफ टर्न्स हैं एन, और दोनों जो हैं एक दूसरे के आमने सामने फेस करके रखी हुई हैं, कोएक्सियली रखी हुई हैं। यानी कि दोनों का जो एक्सिस है, कॉमन एक्सिस है, वो सेम है। ठीक है, और एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों के सेंटर के जो बीच की डिस्टेंस है, सपोज पहली कॉइल का ओ था, इसका सेंटर ओ डैश है और दोनों की रेडियस सेम है, और ओ डैश के जो बीच की डिस्टेंस है वो इनकी कॉमन रेडियस के इक्वल है, दैट मीन्स ए के इक्वल है। तो तब इस कॉइल को हम क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। एक्चुअली हमने दो कॉइल क्यों ली है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहे काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आपने देखा कि फर्स्ट कॉइल के लिए अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है। अगर हम सेम पोजीशन पे एक दूसरी कॉइल रखेंगे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डिस्टेंस में क्या होगा? यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा। तो दोनों कर्व की वजह से अगर हम देखें, इनके बीच में काफ़ी लंबा गैप ऐसा रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। पहले की वजह से जितना डिक्रीज होगा उतना ही दूसरी कॉइल की वजह से इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे अगर हम कर्व एक साथ प्लॉट करें तो फर्स्ट कॉइल का अगर कर्व कुछ इस तरीके से है, तो सेकंड कॉइल का कर्व बिल्कुल इसी के नीचे मैं बना रहा हूँ इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये ऑलमोस्ट a/2 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो a/2 के लेफ्ट और राइट में जितना फर्स्ट कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, उतना ही सेकंड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। या ये कह लो कि जितना अगर हम इसके पास में आते चले आएंगे, इसकी वजह से इंक्रीज करेगा तो दूसरे की वजह से डिक्रीज करेगा। यानी ये बीच का काफ़ी लंबा पोर्शन, ये वाला और ये वाला, एक की वजह से डिक्रीज तो दूसरे की वजह से इंक्रीज सेम है। अगर हम इनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देखें तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से आएगा।
तो ये बीच का जो है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, वाई डायरेक्शन में, ऊपर नीचे नहीं जा रहा। जबकि अगर हम देखें पहला मैग्नेटिक फील्ड B1 जो फर्स्ट कॉइल का था वो अप एंड डाउन जा रहा है, दूसरे की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था दूसरी कॉइल की वजह से B2 वो भी अप एंड डाउन जा रहा है, लेकिन बीच में A/2 के आसपास ये बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो यही इसका यूज है हेल्महोल्ट्ज कॉइल का। अब हमें इसे गैल्वेनोमीटर बनाना है, हेल्महोल्ट्ज गैल्वेनोमीटर, तो बीच में हम क्या रख देते हैं, कंपास रख देते हैं। तो ये हमने मैग्नेटिक कंपास रख दिया। कंपास का मतलब इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। तो आप ये देखो कि बिल्कुल बीचों बीच रखा है। कितनी डिस्टेंस पे रखा है, लेफ्ट साइड से A/2 डिस्टेंस पे रखा है, राइट साइड से भी A/2 डिस्टेंस पे रखा है, राइट कॉइल से भी। तो ये जो कंपास है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, पुट कर देंगे हम x = A/2। तो फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड B1 आ जाएगा और इतना ही सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड B2 भी आएगा। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर दो x की जगह पे A/2 डिस्टेंस। तो ये B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B1 = B2 आ जाएगा μ0 Ni A² / 2A² प्लस A/2 का स्क्वायर कितना होगा, A²/4 और इसकी पूरे की पावर 3/2। तो 4 की इधर मल्टीप्लाई हुई, 4 और 1 5, 5 की पावर जब 3/2 करेंगे तो 5√5 आएगा और नीचे 4 से जो है आपका 8 बन जाएगा और 2 से ये 8 4 टाइम्स कैंसिल होगा, 4 घूम के ऊपर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 μ0 Ni A² और अपॉन 5√5 A³ A² से A³ कैंसिल होके ये आ जाएगा आपके पास में 4 μ0 Ni अपॉन 5√5 A। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आया सिंगल कॉइल की वजह से। और अगर हम रिजल्टेंट देखें टोटल मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू 2B1 बाई B1 + B2, तो B1 + B2 यानी कि 2B1 क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 8 μ0 Ni अपॉन 5√5 × A। तो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गया इन दोनों कॉइल्स के बीच में। अब हम इस हेल्महोल्ट्ज कॉइल को या हेल्महोल्ट्ज जो गैल्वेनोमीटर बन गया है कंपास रखने की वजह से, इसे हम मैग्नेटिक मेरिडियन में रखते हैं। अब आपको पता होगा मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में होता है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जब हम इस मैग्नेटिक मेरिडियन में रखते हैं इन कॉइल्स को, कॉइल के प्लेन को, कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन में होना चाहिए, तो तब जो है वहां पर सिर्फ और सिर्फ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पे अभी हमने करंट नहीं फ्लो कराया तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो सपोज जो है ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसे हम बोलते हैं BH। ठीक है, अब हम इसे मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रख के हेल्महोल्ट्ज कॉइल को ऑन कर देंगे, इसमें करंट फ्लो कराएंगे। करंट फ्लो कराते ही इसके अंदर करंट फ्लो करने की वजह से इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड B जनरेट हो जाएगा इसकी एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया वेक्टर B, और जो दोनों का रिजल्टेंट होगा BH और B, वो रिजल्टेंट होगा सपोज ये वाला, इसे हम B' से दिखा लो। ठीक है, ये B' जो है दोनों का रिजल्टेंट है। तो यहां पे अगर हम मैग्नेटिक कंपास रखेंगे तो कंपास जो है उसकी निडल इस डायरेक्शन में आ जाएगी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। सपोज ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ tan थीटा इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है B और अपॉन बेस कितना है BH। तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी BH tan थीटा। अब आप B की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 8 μ0 Ni अपॉन 5√5 × A = BH tan थीटा। हमें I की वैल्यू निकालनी है, करंट की वैल्यू निकालनी है, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 5√5 A × BH tan थीटा और अपॉन 8 μ0 N।
तो ये जो फॉर्मूला है इससे आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हो जो गैल्वेनोमीटर में फ़्लो कर रहा है। और हेल्महोल्ट्ज़ जो गैल्वेनोमीटर होता है ये नॉर्मल जो गैल्वेनोमीटर होते हैं जिसे टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर कहते हैं उससे बेटर होते हैं, बिकॉज इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक इन दोनों कोयल्स के बीच में सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, जिससे हम बड़ी मैग्नेटिक कंपास को यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी जो सेंसिटिविटी होती है यानी कि करंट सेंसिटिविटी वो भी ज़्यादा होती है, बेटर होती है। इसका मतलब ये छोटे से छोटे करंट को मेज़र कर सकता है। उम्मीद है कि समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।